आज से तकरीबन 33 साल पहले एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो 1.5 साल का था, तो उसे डेंगू हो गया और उनका इलाज करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन ने उल्टा असर डाला और उनका एक पाँव जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आज वही बच्चा जो है आने वाले समय में उस खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी बना जिस पर देश गर्व करता है और उन्होंने पैरालंपिक खेल जो पेरिस में हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले जो टोक्यो में खेल हुए वहां पर उन्होंने कांस्य पदक जीता। पैरा एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, वहां भी इनके नाम एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक रहा। हम यहाँ बात कर रहे हैं हरविंदर सिंह की। हरविंदर जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्हें भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। हरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैथल, हरियाणा का कैथल जिला, कैथल से लेकर पेरिस तक का आपका सफर कैसा रहा? कई तरह की दिक्कतें आपको आई होंगी, तो उन दिक्कतों का किस तरह से आपने सामना किया और जब आप वहां पहुंचे और वहां पर आपने स्वर्ण पदक जीता, तो पूरा देश को आपने गौरवान्वित होने का मौका दिया। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी की जो लाइफ में दिक्कतें, मुश्किलें, हार्डल्स तो आती ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सोचता है तो ऑलरेडी वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका होता है और वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर मुझे देश के लिए पदक जीतना है। तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे हैं जैसे पहले 2-3 साल बाद जब परफ़ॉर्मेंस नहीं थी तो मैंने गेम भी क्विट कर दी थी। फिर दोबारा कोच साहब ने मिलके गेम शुरू करवाई। फिर 2018 में पैरा एशियन गेम्स खेलने के लिए जाना था तो उससे 20 दिन पहले मेरी माताजी का देहांत हो जाना। तो फिर भी वहाँ पे जाके गोल्ड मेडल जीता। तो इसके बाद भी लॉकडाउन लग गया तो मुझे खेतों में प्रैक्टिस करनी पड़ी लगभग 6 महीने। तो इस तरीके मुश्किल समय तो रहता ही है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक सुहावनी सुबह होती है, तो खिलाड़ी जितनी ज़्यादा मुश्किलों से निकलता है तो उसकी अचीवमेंट भी उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। हरविंदर जी, हमने एक कहावत सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आपने तो इस कहावत को ही बदल दी है। आप तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ऊपर हैं और हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि आप इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और जी। पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, और ये सारी दोनों चीजें कैसे मुमकिन हो गई? जी बिल्कुल ये सवाल मुझसे प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था 2021 में जब हम मेडल के बाद मिले थे टोक्यो के। तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो जबकि धारणा तो ऐसे बनी हुई है कि पढ़ाई वाले खेल नहीं सकते और खेलने वाले ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि इसी सोच को हमें करके दिखाना था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक खिलाड़ी भी अच्छी पढ़ाई में अच्छा हो सकता है और एक अच्छा पढ़ने वाला इंसान भी स्पोर्ट्स में करियर बना सकता है। तो सिर्फ़ ये होता है कि आप पैरेलल दोनों चीज़ें चलती हैं और आप समय को डिवाइड करते हो, जिन-जिन दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। और क्योंकि पीएचडी कर रहा हूँ, तो क्लास अभी नहीं होती, सिर्फ़ अपना रिसर्च वर्क करना होता है। तो कॉम्पिटिशन के दिनों में थोड़ा कम काम होता है स्टडी का, तो मैं जो अपने स्पोर्ट्स है, उस पे अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों चीज़ें मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ। तो आप तो रिसर्च का काम करते हैं और हम तो आपको आर्चरी में भी रिसर्च करते हुए देखते हैं अक्सर। ये पढ़ाई आपके खेलों में कितनी काम आ रही है? जी, बिल्कुल, जो आदत है अभी बनी हुई जहाँ रिसर्च में जो एक्सपीरियंस है, तो वो काम आता है स्पोर्ट्स में भी। जब कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, एरो सही नहीं लग रहे, तो कोच साहब के साथ मिलके उन चीज़ों पे भी रिसर्च की जाती है कि क्या एनालाइज़ किया जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है। आज बॉडी बिहेव कैसे कर रही है, कैसे चल रही है बॉडी, साइकोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली काम आती हैं स्पोर्ट्स में भी। हमने क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, जो बहुत ज्यादा सफलता पर या असफलता पर ना बहुत ज्यादा निराश होते हैं, बहुत ना ज्यादा खुश होते हैं। अगर जी, उनके बाद हमने किसी को देखा है तो वो हरविंदर जी को देखा है, जिनका जी, 10 पर निशाना लगता है तब भी वो वैसे ही रहते हैं, और 10 जी, की जगह जब आप चूक जाते हैं और आपका निशाना 7 पर गिरता है, तब भी आप जी, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, आपके चेहरे पर वो जी, एक्सप्रेशन नहीं आते। ये जी। मानसिक दृढ़ता, मेंटली स्ट्रांग होने की कला आपने कहाँ से सीखी? देखिए मुझे लगता है कि जैसे-जैसे आप कुछ अचीव करते रहते हो स्पोर्ट्स में तो आप और ज़्यादा मैच्योर होते रहते हो। और मैं तो एक टैगलाइन पे यकीन करता हूँ कि ना जीत की खुशी, ना हार का गम। क्योंकि अगर आप आज जीते हो तो कल को आप हार भी सकते हो।
तो मैं समझता हूँ कि एक खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है। तो जीत को हाँ, खुशी होती है लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने पाँव छोड़ दें, हवा में उड़ने लग जाएँ। और अगर हार गए हैं तो उससे सीखते हैं। मैं उससे सीखता हूँ कि मुझे इसमें क्या कमियाँ रहीं, अगले कॉम्पिटिशन में इनको कैसे दूर करना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जीत का इसलिए ज़्यादा कभी जश्न नहीं मनाया कि हाँ, आज जीते हैं, कल हार भी सकते हैं। और कुछ फीलिंग्स भी होती हैं जो कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी हार के रिलेटेड कि अगर मैं जीता हूँ तो एक खिलाड़ी हारा भी है, उसकी भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होती है। हाँ, लेकिन वो चीज़ें उस मोमेंट तक रहती हैं, बाद में अच्छे से जश्न मनाया जाता है। फैमिलीज़, दोस्त, मित्रों, रिश्तेदार जहाँ जो मुझे प्यार चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तो उन सबको खुश देखकर और भी ज़्यादा खुशी होती है। हरविंदर जी, विंड फैक्टर जो है आर्चरी में, और विंड के साथ-साथ जो हवाओं का जो रुख है और उसके साथ-साथ जो बारिश कई बार आ जाती है, उससे कितना चैलेंजिंग कंडीशन हो जाती है आपके लिए? कितना दिक्कतें आती हैं? जी बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि हमारा इवेंट ओपन में होता है, आउटडोर इवेंट है और डिस्टेंस भी 70 मीटर बहुत दूर होती है। तो डेफ़िनेटली हवा अफ़ेक्ट करती है और जब हम कॉम्पिटिशन में होते हैं तो वहाँ पे फ्लैग और विंड मीटर्स लगे होते हैं स्क्रीन पे, हमें विंड की डायरेक्शन और उनकी उसकी स्पीड पता चल रही होती है। तो लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी हो जाता है जब मैं पिछले 12 साल से आर्चरी कर रहा हूँ, तो इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो जाता है कि हवा कितनी चल रही है, किस साइड कितना एम ऑफ करना है। तो डेफ़िनेटली मैंने बारिश में भी शूट कर रखा है जब टोक्यो में मेरे 2 मैच थे वो बारिश में हुए थे। तो हालाँकि इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस दिन हवा चल रही होती है तो हम थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि आज अच्छा मौका है हमारे पास हवा में चलाने का। और सेम ऐसे ही बारिश में भी हम अपनी थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस तो करके रखते ही हैं कि कॉम्पिटिशन में कोई सिचुएशन आ सकती है। अच्छा, भारत में जो है देखा गया है कि कंपाउंड आर्चरी जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, मेडल्स भी आ रहे हैं। लेकिन रिकर्व जो हमारी जो इवेंट है, जो कि असली इवेंट मैं कहूँगा, इसलिए असली कहूँगा मैं इसको क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स है ये। तो यहाँ पर कोचिंग को लेकर आपको नहीं लगता कि बड़ा ट्रेडिशनल रुख अख्तियार किया जा रहा है? उतना मॉडर्न कोच नहीं है, या कोच है तो उनको विदेश नहीं भेजा जाता? आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो में कुछ सुधार की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि जो जैसे आप ध्यान देने वाली बात पूछ रहे हो तो कंपाउंड के मेडल ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया में। इंडिया के मेडल्स हैं जो वर्ल्ड में। तो ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि मास्टरी अगर हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंडिया को सूट कर रहा है। लेकिन रिकर्व पे हालाँकि ध्यान उतना ही दिया जाता है रिकर्व पे गवर्नमेंट फंडिंग उतनी करती है, हमारे पास अच्छे कोच और एथलीट्स भी हैं रिकर्व पे भी। लेकिन क्योंकि मेडल कम आते हैं तो वो पब्लिसिटी कम होती है। क्योंकि ये रिकर्व है जो केवल ओलंपिक में सिर्फ रिकर्व इवेंट ही होता है और हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छी रही है। इस बार हमारी मिक्स टीम चौथे पे रही थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छी रही है। इस बार हमारी मिक्स टीम चौथे पे रही थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जब भी ओलंपिक में इंडिया टीम मेडल जीतेगी रिकर्व पे तो डेफ़िनेटली रिकर्व की पब्लिसिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा पैरा के दोनों इवेंट्स होते हैं, कंपाउंड भी और रिकर्व भी, तो हम तो दोनों साथ लेकर चल रहे हैं और देश के लिए मेडल भी जीत रहे हैं। अच्छा, सुना है आप बैंकॉक जा रहे हैं, आप सोनीपत में इस समय हैं, और आज मेरी दिन में जब आपसे बात हो रही थी तो आप उस वक़्त ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जी, जी, बैंकॉक में बिल्कुल। क्या कार्यक्रम है और अगले कुछ प्रतियोगिताओं के बारे में अपनी बताएँ? जी, अभी 4 दिन बाद हम बैंकॉक जा रहे हैं एशिया कप के लिए, तो एशिया कप पहली बार हो रहा है इस साल। तो इसके लिए मैं भारतीय टीम का हिस्सा हूँ। हम 2 फरवरी से 12 फरवरी तक 11 फरवरी तक हम बैंकॉक में एशिया कप खेलेंगे। इसके बाद भी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं इस साल और मेन हमारा टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में जो होनी है, तो उसकी तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं। हरविंदर जी, आखिरी सवाल कि अगर आपके आने वाले समय में आर्चरी की कमान आपके हाथ में आ जाए, तो क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे आप आर्चरी के क्षेत्र में? देखिए, अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा कुछ साल बाद, मैं कई साल बाद कहूँगा, अभी तो मेरा रिटायरमेंट लेने का इरादा नहीं है। तो थोड़ा और भी ज़्यादा सीख लूँगा, थोड़ा और भी ज़्यादा मैच्योरिटी एज्ड हो जाऊँगा, तो
मुझे लगता है अगर मुझे आर्चरी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं उन चीज़ों पे काम करूँगा जो अभी तक नहीं हुई हैं। जैसे ग्राउंड पे साइकोलॉजी को लेकर कि क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या-क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आर्चर्स को प्रैक्टिस के दौरान परेशान करती हैं और क्या अलग है जो फॉरेन आर्चर्स करते हैं या कॉम्पिटिशन में और प्रैक्टिस में अलग क्या होता है? ग्राउंड की कंडीशन उनको वो साइकोलॉजिकली वो एनवायरनमेंट देना जो कॉम्पिटिशन में होता है, उनकी जर्सी क्योंकि एक एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमें नई जर्सी मिलती कॉम्पिटिशन से 2 दिन पहले, जबकि वो हमें कई दिन पहले मिले, हम वो डाल के प्रैक्टिस करें तो हम हैबिचुअल हो जाएँगे, हमें कुछ अलग नहीं लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में जिन चीज़ों को मैं ट्राई करता भी हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरी परफ़ॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में भी सफलता देती हैं। तो बहुत बारीकियाँ हैं, तो मैं उन चीज़ों पे काम करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। चलिए, ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि आप रिसर्च स्टूडेंट हैं और रिसर्च आपका जो है आर्चरी में भी अनवरत चल रहा है और हम आपको जी, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से बुलंदियां छूते रहें और देश का परचम लहराते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, थैंक आपका यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।